बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बोर्ड में आ सकती हैं और आई भी हुई हैं उनको हम करेंगे। इस पहला पार्ट है, इसमें 30 एमसीक्यूज करेंगे। फिर एक और पार्ट करेंगे जिसमें 30 के अराउंड अबाउट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क जो है वो क्या होगा, अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो। हमें पता है कि जो क्लोज पाथ होता है, आप देख सकते हैं ये वाला ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए की तरफ आए, तो ए से बी की तरफ फोर्स और अगर मूव कर रही बॉडी तो ग्रेविटेशनल फील्ड में तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ है। और आप देख सकते हैं कि और बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें ए से बी और सी से डी में जो हमारे पास वर्क होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि फोर्स और हमारे पास जो बॉडी है उसकी मोशन, उनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे वर्क क्या होगा, ए बी और सी डी में क्या होगा, ज़ीरो। और बॉडी बी से सी की तरफ मूव कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इस पे जो फोर्स होगी वो नीचे की तरफ होगी, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। यहाँ पे वर्क क्या होगा, नेगेटिव। और इसी तरह से डी से ए की तरफ आते हुए फोर्स भी नीचे की तरफ है, ग्रेविटी की फोर्स, और जो हमारे पास मोशन है वो भी नीचे की तरफ है, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे दो साइड पे वर्क वैसे ही जीरो है, और यहाँ पे एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव, नेट वर्क कितना होगा, वो जीरो होगा। तो अलोंग क्लोज पाथ कोई भी शेप हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, कोई भी शेप हो, क्लोज पाथ में वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, जीरो होता है। ये बात याद रखनी है। दूसरी स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। हमने प्रूव भी किया हुआ है कि ए से बी तक अगर आपने जाना हो, तीन डिफरेंट पाथ हो, 1 2 3, तीनों पाथ पे जो वर्क आता है वो सेम आता है, तो हम कहते हैं वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि इंडिपेंडेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड ये गलत है। डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक थी, तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द वॉल व्हेन अ मैन इज पुशिंग इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक वॉल है, उसको आदमी आगे की तरफ धकेल रहा है, तो आपको पता है आदमी से दीवार तो धकेली जाएगी नहीं, लेकिन इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी क्या होगा, वो जीरो होगा। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगी, वो जीरो होगी। द रिलेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी इज होल्ड गुड ओनली व्हेन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तब ही एप्लीकेबल होता है जब इसमें फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क विल बी डैश। एक बॉडी है, उस पर फोर्स जो है वो अमल कर रही है उस पर, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, तो उस वक्त जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि एंगल जो है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दैट विल बी इक्वल टू जीरो। और जो हमारे पास एंगल जीरो होगा तो वर्क किसके इक्वल होता है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ जीरो क्या होता है, 1। और हमारे पास वर्क क्या होगा, एफ डी, और ये मैक्सिमम वर्क होता है जो यहाँ पे हमें मिलेगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन वर्क विल बी डैश। थीटा कॉस ऑफ 180 -1 होता है, तो वर्क जो है वो माइनस एफ डी यानी कि नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड में कौन कौन सी हमारे पास होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमें पता है उसमें जो वर्क होता है क्लोज पाथ में वो ज़ीरो होता है, या हम ये कहते हैं कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स हो गई, और आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, ये सारी हमारे पास क्या हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सारी की सारी क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है, डी। कोई ऑप्शन यहाँ पे आंसर ठीक नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड एज डैश। तो जिस रेट पे जो वर्क है वो परफॉर्म हो रहा था, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, उसको हम क्या नाम देते हैं, पावर। किसी चीज को टाइम से डिवाइड करने को रेट का नाम दिया जाता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। A 500-gram body has a velocity 2 meter per second at a certain instant. Its kinetic energy will be dash. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, और इसका मैथ 500 को केजी में तब्दील करें, 1000 से डिवाइड कर दें तो 0.5 केजी आ जाएगा। और 2 उसका स्क्वेयर, तो ये आपके पास 2 2 से कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.51 जॉल आपके पास आंसर आएगा। ऐसा यूनिट ऑफ द पावर, पावर बराबर होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, जॉल पर सेकेंड, और ये बराबर होगी वॉट के इक्वल।
तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है वॉट। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है हमें पता है, ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6, ये 10⁶ है, इसको मेगा भी लिख सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करके इशारे को आगे की तरफ शिफ्ट कर दें तो पावर में कमी आ जाएगी, 36 इंटू 10⁵ जॉल। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगी। व्हेन अ बॉडी इज टेकन आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एक बॉडी है वो ज़मीन की सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो आपको पता है ज़मीन के इर्द गिर्द एक ख़ास एरिया होता है जहाँ पे इसकी फील्ड को एक्सपीरियंस किया जाता है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर इस बॉडी को ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेकर जाया जाए तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। वैल्यू ऑफ जी ज़ीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो बराबर होती है mgh के, तो हमारे पास वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी याद रखिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना हो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को, तो हम दो रेफरेंस मालूम करते हैं, पॉइंट मेजर करते हैं, एक सेंटर ऑफ द अर्थ और एक आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ पे दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेकर जाओ तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। 1 kg mass has a kinetic energy 1 joule when its speed, एक बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो 1 जॉल है, और आपने उसकी स्पीड बतानी है हाफ एम वी स्क्वेयर, और यहाँ से वी स्क्वेयर बराबर होगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय मैस कितना है 1, आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2, उसका स्क्वायर रूट ले लें तो 1.4 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है 746 वॉट के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के यूनिट जॉल जो बराबर होते हैं न्यूटन मीटर, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन क्या होगी एम एल स्क्वायर पर टी स्क्वायर। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। द बॉडी फॉल फ्रॉम अ हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एक बॉडी जो है वो काफी हाइट से नीचे गिरा है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है एम जी एच के, और एज कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज 3 टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय डैश टाइम, स्पीड को 3 टाइम इंक्रीज किया, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 टाइम जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अर्थ रिसीव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन, बाकियों से भी हासिल करती है लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ से हासिल करती है, वो सन से हासिल करती है। ऑल ऑफ द फूड वी ईट इन वन डे हैज अबाउट सेम एनर्जी एज 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये बुक की लाइन है, ये आपने याद रखनी है कि जितनी एनर्जी हम एक दिन में खुराक से लेते हैं वो तकरीबन 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल जब बर्न होता है उतनी एनर्जी हमें मिल रही होती है। व्हेन डिस्टेंस ऑफ द बॉडी हैविंग सम मास टेकिंग अवे फ्रॉम द अर्थ देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डैश, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या कहते हैं कि एक बॉडी को ज़मीन की सरफेस से आप जो है वो उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर होती है, तो अगर आर बढ़ेगा तो यू की वैल्यू डिक्रीज होगी लेकिन नेगेटिव में, और जो वैल्यू नेगेटिव में डिक्रीज होती है वो असल में इंक्रीज करती है, तो इसलिए ये इंक्रीज होगी। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ ए एंड बी नन, तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगी बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही कंजर्वेटिव फील्ड हैं, दोनों में क्लोज पाथ में जो वर्क होगा वो क्या होगा जीरो होगा। सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कितना होता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की आउटसाइड द एटमॉस्फेयर वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है, और इनसाइड कितनी होती है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी आपने याद रखना है। किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट होता है। एरिया ऑफ द फोर्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो वर्क के इक्वल होता है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट। कमर्शियल यूनिट ऑफ द वर्क, वर्क के जो कमर्शियल यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं किलोवाट आर। The total mechanical energy of the body is equal to potential energy only, kinetic energy plus potential energy, none of these. तो exact option क्या होगी potential energy plus kinetic energy. If a body is displaced through a large distance in gravitational field, the gravitational force varies. Gravitational force किसके इक्वल होती है वो हमें पता है, F is equal to capital G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल लॉ है, ये फोर्स के लिहाज से जो है वो इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये डॉट प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है उसका हम लिख सकते हैं वेलोसिटी के स्केयर को वी डॉट वी। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी। When mass and speed are double, then kinetic energy will dash। mass को डबल कर दिया m से 2m और velocity को 2v कर दिया, तो आप देखें 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 टाइम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर द सेम स्पीड ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल प्रोटॉन एंड ट्रिटियम द मोमेंटम इज मैक्सिमम फॉर। स्पीड सेम है, मोमेंटम एफ इज पी इज इक्वल टू एम वी होता है। स्पीड सेम है तो जिसका मैथ ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। तो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। When a body strike the ground, kinetic energy is converted into heat, sound, both A and B are none of these। तो दोनों में ही कन्वर्ट हो जाएगी, A एंड B हीट में भी कन्वर्ट होगी और साउंड में भी कन्वर्ट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपने चैप्टर नंबर 4 की तैयार करनी है। कोई इशू हो तो लास्ट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।